ई कैप क्या है यहाँ पर, जो हमने कल पढ़ा था, हमने क्या सीखा था कल? कल हमने सीखा बेटा, कल हमने सीखा था कि जो अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वगैरह, चुंबकीय क्षेत्र वगैरह हम निकालते हैं किसकी वजह से? चुंबक की वजह से। एक दंड चुंबक था या एक क्षण चुंबक था, इसके वजह से हमने देखा था कि चुंबकीय निरक्षीय या चुंबकीय अक्षीय स्थिति में या निरक्षीय स्थिति में किस तरह से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं या किस तरह से चुंबकीय क्षेत्र हम निकाल सकते हैं, वो हमने देखा था। कि यहाँ से एक बार हमने क्या किया था, पहली कंडीशन क्या थी कि केंद्र से हमने ले लिया था कुछ दूरी r पर, ये r दूरी थी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी r ले लिया मैंने, और r दूरी पर हमने मान लिया कोई बिंदु P है, यहाँ पर हमने निकाला, इस बिंदु पर अक्षीय स्थिति में हमने निकाला था कि B बराबर होता है बेटा, B बराबर क्या निकाला हमने? B बराबर निकाला था म्यू नॉट बटे 4 पाई, गुणे में आया था बेटा 2m, और ये सदिश रूप में लिख रहे हैं तो 2m सदिश आएगा, बटे में हो जाएगा बेटा r की घात 3, और ये भी आएगा सदिश में। या इसी को आप लिखना चाहो तो इसी को आप लिख सकते हो b बराबर म्यू नॉट बटे का 4 पाई, गुणे में बेटा आ जाएगा यहाँ पर 2m बटे r क्यूब, और गुणे में आ जाता है बेटा r, और बटे हो जाता है ये r मॉड के या r के। तो इसको मैं डायरेक्ट लिखना चाहूं तो इसी चीज को मैं, r कैप का मतलब होता है बेटा, r कैप का मतलब ये होता है, r कैप बराबर होता है r बटे मॉड ऑफ r, ठीक है। तो इसीलिए मैंने उसको वो लिख दिया, आपको जैसे भी लिखना है आप लिख सकते हैं, या चाहे तो आप इसको डायरेक्ट, मैं इसमें डायरेक्ट लिख के दिखाऊं तो ये हो जाएगा यहाँ से, इसको मैं अगर डायरेक्ट आपको दिखाऊं तो ये आ जाएगा यहाँ से क्रॉस करके r, और यहाँ पर हो जाएगा r की घात 4, ठीक है। तो फटाफट से ये छोटी छोटी चीज है कर सकते हैं, ठीक बेटा। बेटा तुम्हारे डाउट क्लियर भी नहीं होंगे अगर नहीं क्लियर कर रहे हो तो, ठीक है। क्लियर करना पड़ता है बेटा, होगा नहीं कोई चीज, है ना, खुद से करना पड़ता है। दूसरी स्थिति ये थी बेटा, दूसरी स्थिति इसमें ये है कि यहां से ऊपर चले जाओ किसी बिंदु पर r दूरी पर, कोई बिंदु P ले लो, या नीचे चले आओ अक्षीय स्थिति के अलावा निरक्षीय स्थिति इसको बोलते हैं, तो नीचे कोई बिंदु P है या ऊपर कोई बिंदु P है, इसकी दूरी ऊपर की तरफ r ले लो या नीचे की तरफ r ले लो, कुछ दूरी हो कहीं भी ले लो, यहाँ पर ले लो, वहां पर ले लो, कहीं भी, या इस बिंदु पे ले लो, एकदम चुंबक के पास ले लो, चुंबक से दूर ले लो, और चुंबक से बहुत दूर ले लो, कितने भी दूर ले ले, जो भी निकालना है, जो भी आएगा चुंबकीय क्षेत्र वो होगा b बराबर, इसको देखो तो इसमें 2 था, बस 2 हट जाएगा, बाकी चीजें वही था, म्यू नॉट बाई 4 पाई, और गुणे में आ जाएगा बेटा m बटा हो जाएगा r की घात 3, या इसको हम r कैप लिख सकते हैं, ठीक है, गुणे में। सदिश रूप में इसको लिखना ज़्यादा सही होगा, अगर आप एग्जाम में आदत डालें, सही रूप में जब आप हल करते हैं तो याद करिएगा और ध्यान दीजिएगा कि जो चीज़ें सदिश होती हैं या जो राशियां सदिश राशियां होती हैं उनको सदिश के रूप में ही एग्जाम में लिखो, जो सदिश नहीं होती उनको सदिश लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि होगी नहीं, अदिश राशि है। लेकिन जो राशि सदिश हैं, जैसे बल है, त्वरण है, कोई भी चीज़ है, ठीक है, तो ये सब चुंबकीय क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र है, तो ये जो चीज़ें लिखते हैं अगर ये सदिश राशियां होती हैं तो भले आप अदिश में निकालो, लेकिन उसके बाद चाहे छोटा सा यहाँ पर ऐसे हेडिंग डाल लो कि सदिश रूप में, ऐसे लिख लिया करो कि सदिश रूप में, और इसके बाद जो अदिश में लिखे थे उसका सदिश रूप में लिख के दिखा दिया करो। और ध्यान देना कि इसका मात्रक जरूर लिखना, जो कि होता है टेस्ला। भौतिक विज्ञान में सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेटा मात्रक लिखना। कोई भी राशि आप लिख रहे हो, कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हो, कुछ भी निकाल रहे हो, बल निकाल रहे हो तो न्यूटन लिखो, त्वरण निकाल रहे हो तो न्यूटन प्रति मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखो, मतलब आदत डालो। और अगर ये आप लिखना स्टार्ट करते हो तो आपका अपने आप जो विमीय सूत्र वाली जो दिक्कत होती है ना, विमीय सूत्र जो आपको याद नहीं रहता, ये अपने आप याद हो जाएगा जब आप ये याद रखेंगे, ठीक है। मात्रक याद होगा तो विमीय सूत्र आप आराम से निकाल सकते हैं। चलिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर थोड़ा सा दिखाऊंगा कि वैद्युत द्विध्रुव तथा चुंबकीय द्विध्रुव में समानताएं क्या क्या हैं, किस तरह से दोनों सिमिलर हैं। इसको रिफ्रेश करते रहना, किस तरह से सिमिलर होते हैं दोनों, ठीक है बेटा, किस तरह से दोनों एक ही जैसे हैं। जैसे हमने पहला अध्याय जो पढ़ा था वैद्युत क्षेत्र तथा क्या था बेटा, वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, अच्छा वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अब वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र जो था बेटा, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में
हमने पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव के बारे में, अब हम चुंबकीय क्षेत्र में पढ़ रहे हैं चुंबकीय द्विध्रुव के बारे में, और चुंबकीय द्विध्रुव से किस तरह से क्षेत्र निकाला जाता है वो हम देख रहे हैं। ठीक है बेटा, बेटा अभी कमेंट्स से फालतू के मत करो, यहाँ पर देखो पहले क्या चल रहा है। ठीक है बेटा, फिर बाद में देखते हैं उसको। चलो इधर आ जाओ। तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, दोनों में अंतर है, यहाँ पर दोनों में किस तरह से समानताएं हैं और क्या अंतर है, आपको छोटा सा चीज दिख जाएगा। याद रखना है एक चीज जो मैंने कल बताई थी। क्या बताया था मैंने आपको एक चीज को ध्यान रखने के लिए बोला था कि वैद्युत द्विध्रुव में कुछ चीजें होती हैं और चुंबकीय द्विध्रुव में जो चीजें होती है उसमें थोड़ी समानता है। मैंने बताया था इसमें चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण अगर m है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसमें वैद्युत है ना इधर, तो ये वैद्युत होगा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मैंने बताया अगर ये p है, छोटी p होती है, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, m होगा। ये सदिश राशि है, ये भी सदिश राशि ही थी। ठीक है, यहां पर मैंने बताया यहां पर आवेश q होता है, यहां पर आवेश नहीं होता, यहां पर ध्रुव प्रबलता होता है, m होता है। प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, जैसे आवेश प्लस माइनस हो सकता है वैसे भी m भी प्लस और माइनस हो सकता है। ठीक है बेटा रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है नीरज गुर्जर, ठीक है, चुपचाप से देखो पहले। ठीक है, इसके बाद मैंने बताया आपको कि एक दो चीजों का और ध्यान रखना। यहां पर E होता है, वैद्युत क्षेत्र होता है, और यहां पर चुंबकीय क्षेत्र होता है। ये चीजें अगर आपको ध्यान में है, दो तीन चीजें, तो अपने आप सारी चीजें होने वाली हैं, सब चीजें आप समझ जाएंगे। ठीक है, ये दो तीन चीजें हैं आपको ध्यान में रखना है, आगे की सारी चीजें बेटा होने वाली हैं। ठीक है, मैं बताने वाला हूं तो सारी चीजें आपको दिख जाएंगी कि किस तरह से इनमें समानता है। तो आओ देखते हैं क्या है समानता। चलो, तो ये देखो एक लिस्ट है, एक तालिका है, एक तरह से बोल सकते हैं। इसमें अगर मैं देखूं तो बहुत सारी चीजें हमें दिखेंगी। पहला इसमें बोल रहा है, देखो दोनों में तुलनाएं की है, दोनों में समानताएं हैं। द्विध्रुव आघूर्ण जो है बेटा, ठीक है बेटा, जो द्विध्रुव आघूर्ण है वैद्युत द्विध्रुव के लिए और चुंबकीय द्विध्रुव के लिए अगर दोनों के लिए देखो तो P बराबर इसमें होता है 2QL, 2 या Q गुणे 2L, जो भी आप बोलना चाहें। तो 2L क्या है बेटा, लंबाई होती है किसकी, द्विध्रुव की लंबाई होती है। यहां पर क्या है बेटा, यहां पर चुंबकीय द्विध्रुव की लंबाई मतलब चुंबक की लंबाई है, और इसमें भी वही चीज है, सेम चीज बेटा। इसमें भी ऋणात्मक से धनात्मक की ओर, उसमें दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर क्यों है बेटा, क्योंकि कल मैंने शाम को आपको बताया, कल जब क्लास हुई थी तो उसमें मैंने बताया था कि जो चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव होता है उसका जो ध्रुव प्रबलता होती है बेटा वो -m होती है, इसलिए माइनस से प्लस की तरफ। ठीक है, अब देखो यहां पर अक्षीय स्थिति में क्षेत्र की तीव्रता, दोनों में आप कंपेयर कर सकते हैं, दोनों में आप देख सकते हैं किस तरह से दोनों चीजें सिमिलर हैं। 2p बटा एक्स क्यूब है, x मतलब इसमें दूरी मान रखा है, आपको मैंने r मान के बताया है, इसमें भी 2m बटा आर क्यूब, बाकी सारी चीजें सेम है। इसमें सारी चीजें आपको सेम दिखेगी, ऐसा कोई भी एक भी ऐसी बात नहीं है जो कि अलग दिखे। ठीक है बेटा, सभी चीजें सेम है। ठीक है बेटा, आ जाओ फटाफट से आप चलते हैं नेक्स्ट पर, फटाफट से नेक्स्ट पे चलते हैं। तो जल्दी से एक छोटा सा पहले क्विज करेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे आगे का। जल्दी से मुझे बताओ, क्विज में जल्दी से जल्दी करो और उसके बाद देखते हैं फटाफट। जल्दी थोड़ा, हो गया। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चुंबक के अस्तित्व का मूलभूत कारण है वैद्युत आवेश की स्थिर अवस्था, वैद्युत आवेश की गति, स्थायी चुंबकीय क्षेत्र में वैद्युत आवेश की स्थिर अवस्था, या इनमें से कोई नहीं। क्या लगता है आपको? जल्दी मुझे बताओ फटाफट से बेटा। क्विज नहीं आया? कौन बोल रहा है बच्चा? बेटा क्विज गया है सब बच्चों को, ठीक है। चलो आ जाओ देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो यहां पर अगर मैं बताऊं, यहां पर अगर मैं देखूं तो बोल रहा है एक धारावाही लूप जो होता है, धारावाही लूप मतलब एक वृत्ताकार कुंडली की बात कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में व्यवहार करता है। चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किस तरह से व्यवहार करेगा ये मुझे बताओ। चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ये किस तरह से व्यवहार करेगा ये बताना है आपको। तो इसमें लिखा है चुंबकीय द्विध्रुव की भांति, चुंबकीय पदार्थ की भांति, ठीक है, चुंबकीय ध्रुव की भांति या उपर्युक्त सभी।
तो बेटा इसमें उपयुक्त सभी तो गलत है, ये गलत है, ठीक है, उपयुक्त सभी नहीं है इसमें। चुंबकीय पदार्थ नहीं हो सकता, वो गलत है, ठीक है। इसके बाद चुंबकीय ध्रुव की भांति, तो चुंबकीय ध्रुव की भांति चुंबक का एक ध्रुव तो होता नहीं, चुंबक होगा तो क्या होगा बेटा, द्विध्रुव होगा। इसीलिए कौन सा आंसर, कहीं भी अगर आपको चुंबक बोला जा रहा है तो चुंबक मतलब कभी भी एक ध्रुव नहीं होगा, दो ध्रुव होंगे वहां पर। अगर एक दक्षिणी ध्रुव है तो अपने आप आपको पता चल जाना चाहिए कि वहां पर उत्तरी ध्रुव भी होगा, या उत्तरी ध्रुव आपको दिख रहा है तो आपको पता चल जाना चाहिए कि दक्षिणी ध्रुव भी कहीं ना कहीं यहीं पर है, ठीक है। साथी होंगे दोनों, कभी भी अलग अलग नहीं पाए जाते, ये दोनों एक साथ होंगे हरदम। तो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर है बेटा, ए ऑप्शन, ठीक है, ए ऑप्शन चुनना था आपको। नेक्स्ट पे चले, चलो। तो चुंबक के अस्तित्व का मूलभूत कारण है, मूलभूत मतलब होता है बेटा कि फंडामेंटल रीजन क्या है। फंडामेंटल रीजन की जब हम बात करते हैं कि मतलब कि इसका मतलब होता है कि ओरिजिन कहां से हुई है, उत्पत्ति कहां से हुई चुंबक का, चुंबक कैसे पैदा हुआ या चुंबक का गुण कहां से आया, ये कैसे होता है बेटा। तो चुंबक के अस्तित्व का मूलभूत जो कारण है वो होता है बेटा विद्युत आवेश की गति। कहां है, विद्युत आवेश की गति, मतलब बी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से मान लेते हैं कि अगर मैं एक चुंबक लूं, एक चुंबक पहले लूं मैं, चलो एक चुंबक ले लेता हूं इस तरह से, ठीक है। एक चुंबक है ये N और ये S। इस चुंबक को मैं कह रहा हूं काट देते हैं, चलो बीच से तोड़ देते हैं, बीच से ये तोड़ दिए। तो जैसे ही इसको कट करेंगे बेटा, यहां पर अपने आप अगर ये N था तो इधर S बन जाएगा, और इधर S था तो इधर N बन जाएगा। इसको फिर से काटेंगे तो फिर से अपने आप यहां पर S बन जाएगा, यहां पर N बन जाएगा। मतलब छोटा छोटा जितने भी टुकड़े होंगे इसमें अपने आप वो द्विध्रुव होगा बेटा, ठीक है बेटा। चलो, इसका मतलब कि इसको अगर तोड़ते जाए, छोटा करते जाए, छोटा करते जाए और छोटा कर दे, एकदम सूक्ष्मदर्शी लगा के इसको हम छोटा कर रहे हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोप लगा के इसको छोटा करते चले जाते हैं, काटते चले जाते हैं। कोई एक तरीका है, कोई एक मशीन है जिससे इसको हम बार बार तोड़ते चले जा रहे हैं, हर बार तोड़ते चले जा रहे हैं। कहां तक तोड़ रहे बेटा, एक एटम तक, मतलब हम एक परमाणु के लेवल तक पहुंच गए तोड़ते तोड़ते। तो परमाणु में जो हम देखेंगे तो बीच में क्या है, नाभिक है, और हम देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन, मान लो एक इलेक्ट्रॉन को मैं दिखा रहा हूं, वैसे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, वो तो निर्भर करता है बेटा, ठीक है बेटा, वो निर्भर करता है कि किस तरह का एटम है, मतलब किस चीज का है, लोहा है या एल्यूमिनियम है या किस चीज का, क्या चीज है। तो यहां पर अगर देखो तो इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को अगर मैं बता रहा हूं, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर इस दिशा में घूम रहा है, तो मैंने आपको बताया था वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र जो माफ करिएगा, जो गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व तो हमने पढ़ा था, या धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ा था। तो उसमें हमने देखा था कि जब एक लूप में कोई आवेश घूमता है तो इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में क्या बहती है, विद्युत धारा बहती है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर की तरफ घूम रहा है तो इसमें विद्युत धारा उत्पन्न जो होगी उसके विपरीत दिशा में चलेगी, ठीक है, विद्युत धारा विपरीत दिशा में घूमेगी। इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, विद्युत धारा इधर आ रही है, ध्यान देना, उल्टा। तो विद्युत धारा की दिशा में हमने बताया था दाएं हाथ की हथेली का नियम लगाओ और फटाफट से जान जाओ कि किस तरफ चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो विद्युत धारा की दिशा में अंगूठा रखा और इसको फैलाया, उंगली को, उंगली किधर 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 मुड़ रही है, अंदर की तरफ, मतलब अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र है। कहां पर, यहां पर। यहां पर देखो, यहां पर देखो तो यहां पर बाहर की तरफ, यहां पर देखो तो बाहर की तरफ, यहां पर भी देखो तो क्या होगा, यहां पर भी देखो तो इधर बाहर की तरफ, यहां पर भी देखो बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ बाहर है, मतलब बाहर निकल रही है, इधर अंदर जा रही है। तो अंदर जा रही मतलब ये दक्षिणी ध्रुव की तरह दिखेगा, और बाहर निकल रही है मतलब ये उत्तरी ध्रुव की तरह दिखेगा। तो ये इसको हम डॉट से दर्शाते हैं, डॉट रख के। तो ये हम देख सकते हैं इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब बी नंबर इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है बेटा। चलो, अब एक छोटी सी लाइन है, मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग परेशान हैं, है ना, ठीक है। चलो, मैं देख पा रहा हूं कि आप लोगों को पढ़ने का मन है नहीं। अगर ऐसा है तो बताओ, फिर नहीं पढ़ना है तो, है ना बच्चा, पढ़ाई नहीं करनी है क्या आज। चलो चलो आ जाओ, देखते हैं। एक लाइन है बेटा, इस लाइन को ध्यान से सुनना। तो यहां पर एक लाइन लिखी है, जब बहुत सारे बच्चे बोलते रहते हैं कि सर सिलेबस ज़्यादा है, टाइम कम है, कैसे पूरा होगा, समझ में नहीं आ रहा है। तो इसको पढ़ो, इस लाइन को। इस लाइन में क्या लिखा है, ये लाइन बेटा, कि तू चल चलता चल। ये लाइन है तुम लोगों के लिए, एक मोटिवेशनल लाइन है। तो तू चल चलता चल, तू क्यों हिम्मत हारेगा। और लास्ट में लिखा है, तू कर तैयारी पूरी, फिर डर भी डर कर भागेगा। बेटा ये लाइन आपको याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि ये लिखा क्या है बेटा, ठीक है।
तो इसमें ये मतलब यहां पर निकल रहा है कि अगर आपकी तैयारी बेटा इतनी अच्छी है, ठीक है, अगर आप अपनी तरफ से पूरी तरीके से तैयार हैं बेटा, तो आपको ऐसा कोई नहीं है दुनिया में जो आपका पैर पकड़ के आपको सफलता प्राप्त करने से रोक सके या अच्छे नंबर लाने से रोक सके। सफलता कैसे भी हो सकती है, अगर आपको 12वीं में है तो 12वीं में अच्छे नंबर लाने हैं, अच्छी जगह जाना है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, बस तैयारी सही से करो, भरपूर करो, ठीक है बेटा। कभी भी तैयारी से पीछा, अगर आपको लगता है कि तैयारी में थोड़ी भी कमी कर देंगे, अच्छा ये छोड़ के ये पढ़ लेते हैं, ये छोड़ के ये पढ़ लेते हैं बेटा, तो मतलब आप खुद कर रहे हो अपने आप को पीछे। मतलब कि आप खुद ऐसा बोल रहे हो कि मुझे छोटी छोटी ही चीजें पढ़नी है, मेन चीजें पढ़ लेते हैं, इन चीजों को छोड़ देते हैं, और फिर आप कहते हो कि सर बहुत अच्छा नंबर नहीं आया। तो ये गलत हो जाता है बेटा, आप खुद अपने असफलता का कारण बन जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये लाइन है कि तू चलते रहो, बढ़ते रहो आगे, फिक्र मत करो, हिम्मत नहीं हारना है, ठीक है। और क्या लिखा है, तैयारी पूरी करनी है। फिर डर भी जो होगा, डर किस तरह का डर है बेटा, डर कुछ भी हो सकता है, चाहे वो आपको मैथ के सब्जेक्ट में डर लगता हो, रसायन विज्ञान में डर लगता हो, भौतिक विज्ञान में डर लगता हो, या भौतिक विज्ञान के किसी अध्याय में डर लगता हो, या मैथ के किसी अध्याय में डर लगता हो, या बायोलॉजी के किसी अध्याय में डर लगता हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो जो डर है बेटा कब खत्म होगा, जब तैयारी पूरी होगी बेटा, पूरी तैयारी के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए कह रहा है कि तू कर तैयारी पूरी, फिर डर भी डर कर भागेगा बेटा। इसलिए तैयारी एकदम चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए, ठीक है बेटा। चलें आगे। तो ये लाइन याद रखना और अपने आप से ये लाइन बोलो, अपने आप को बोलो। जब आपको डर लगे तो खुद को बोलो ये चीज, खुद को कहो कि बेटा डरना नहीं है, आगे बढ़ना है। सिर्फ डर गए तो मर गए, है ना। तो वही चीज, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं बेटा, क्योंकि अब टाइम तो है नहीं आपके पास, है ना। तो अब आगे आते हैं एक नए टॉपिक पर बेटा, एक नए टॉपिक पे आते हैं, जो कि टॉपिक क्या है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। मैं कुछ अभी पुराने साल के, जो पिछले साल के पेपर है, उसको भी डिस्कस करने वाला हूं, तो ध्यान से सुनना, ठीक है बेटा, ध्यान से सुनना। कुछ पिछले साल की क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा, तो सही से सुनना, उसके बाद हम देखते हैं। तो यहां पर बेटा पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो कहां से आता है। पहली बात तो क्वेश्चन ये है कि पृथ्वी चुंबकीय प्रभाव दर्शाती क्यों है। बहुत साइंटिस्ट का बहुत अलग अलग मत है, अलग अलग तरीके हैं बोलने के कि चुंबकीय क्षेत्र क्यों होता है ना। पृथ्वी के पास चुंबकीय क्षेत्र कहां से आया। तो पहला जो सबसे पुराना था, मतलब बहुत पुराना, मतलब 1600-1700 ईयर्स में, जब लोगों के पास इतना कह सकते हैं कि आने जाने का, एक जगह से दूसरे जगह जाने का, एक देश से दूसरे जगह जाने का सिर्फ एक ही मार्ग होता था, हवाई मार्ग, जो कि हवा से नहीं, जहाज से, पानी वाली जो जहाज थी, जहाज वाला मार्ग होता था। तो जहाज वाले लोग क्या करते थे, जो समुद्री लुटेरे होते थे या समुद्र में जो व्यापार करते थे, ठीक है, जैसे डच हो गए, पुर्तगालीज वगैरह, आप पढ़े होंगे हिस्ट्री, पुर्तगाली आए भारत, डच आए, इंग्लैंड से आए, कुछ ब्रिटेन से आए, ठीक है। तो ये जो आते थे कहाँ से आते थे, समुद्री रास्ते से आते थे, है ना। तो समुद्री रास्ते से आते थे, तो इनको दिशा पता कैसे चलती थी कि इधर से चलेगा। अब इतना बड़ा पानी है बेटा, पानी के अंदर सोचो, समुद्र के अंदर हैं आप, समुद्र में हैं आप आपकी एक छोटी सी नाव है और कुछ नहीं है चारों तरफ, कोई जमीन कुछ नहीं दिख रहा है, कोई पेड़ पौधा कुछ दिख ही नहीं रहा है, चारों तरफ पानी ही पानी। तो फिर उनको दिशा कौन बताता था कि किस तरफ इंडिया है, किस तरफ ऑस्ट्रेलिया है, किस तरफ न्यूजीलैंड है, या किस तरफ इंग्लैंड है, या घर वो लौट के किधर जाएंगे। तो बेटा वो क्या करते थे, उनके पास होता था कंपास। वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जानते थे, वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जानते थे, जिसका उपयोग करके, चुंबकीय दिशा का उपयोग करके वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते थे कि भाई इतने डिग्री पर, इतने अंश पर हम चलेंगे तो भारत मिलेगा, इतने अंश पे चलेंगे, यहां से इतने अंश पे चलेंगे तो ये आएगा, ये आएगा, इस तरह से वो व्यापार करते थे। तो चुंबकीय सुई ही काम आती थी, जिसको कंपास बोलते हैं। लेकिन ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न क्यों करती है पृथ्वी, तो इसका रीजन सबसे पहले साइंटिस्ट ने, जब पहले लोगों ने कहा कि भाई इसमें ऐसा है कि पृथ्वी के अंदर एक बहुत बड़ा चुंबक गड़ा हुआ है, एक बहुत बड़ा चुंबक है। उन्होंने माना कि पृथ्वी जैसी है, ये पृथ्वी जो है इसके अंदर एक बहुत बड़ा चुंबक है, इतना बड़ा नहीं, पृथ्वी के अंदर। उन्होंने कहा क्या है, इसको थोड़ा सही कलर से बनाते हैं, पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर मान लिया उन्होंने कि एक चुंबक गड़ा हुआ है बेटा, इस तरह से मान लिया उन्होंने कि एक चुंबक है इस तरह से, और ये N ध्रुव हो गया इसका, और S ध्रुव, मतलब उत्तरी ध्रुव हो गया और दक्षिणी ध्रुव। और यही चुंबक क्या करता है, चुंबकीय प्रभाव दर्शाता है।
ये पहला तरीका था मानने का, लेकिन ये गलत है बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ये गलत बात है। इसके बाद लोगों ने क्या कहा, इसके बाद लोगों ने कहा कि पृथ्वी के चारों तरफ जो, जैसे आपने शायद सुना हो सौर्य हवाएं या सूरज में, सूरज की सतह पर बहुत सारे विस्फोट होते रहते हैं, है ना, हाइड्रोजन और हीलियम का क्या 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 क्या, क्या चलता रहता है, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन, ये सब की क्रिया चलती है, खास करके नाभिकीय संलयन। तो वहां पर क्या होता है, बहुत बड़े बड़े विस्फोट होते हैं। सूरज बहुत बड़ा है बेटा, बहुत, लगभग पूरे सौरमंडल का 99% जो हिस्सा है वो अकेला सूर्य है, ठीक है, 1% में सभी ग्रह आते हैं, और ग्रहों के अलावा जो क्षुद्र ग्रह जितने भी चीजें हैं उसके अलावा सौरमंडल में सभी आते हैं। तो 99% जो हिस्सेदारी है वो सूर्य की अकेली है, बहुत बड़ा सूर्य है, ठीक है, जितने ग्रह हैं सब सूर्य के अंदर डाल दो तब भी सूर्य बहुत बड़ा है, ठीक है। तो इतना बड़ा है सूर्य, और इसके अलावा जब विस्फोट होता है सूर्य पर, जिसके कारण हमें ऊर्जा मिलती है, प्रकाश मिलता है, तो क्या होता है, बहुत बड़े बड़े तूफान आते हैं सूर्य पर। और ये तूफान किस तरह के होते हैं बेटा, चुंबकीय तूफान होते हैं, चुंबकीय तूफान होते हैं। और ये तूफान, कहा गया, साइंटिस्टों ने कहा कि ये जो तूफान होते हैं, ये तूफान पृथ्वी तक पहुंचते हैं। तो जब पृथ्वी के आसपास के वायुमंडल में ये तूफान एंटर करता है, आता है, तो पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो चुंबकित हो जाता है, जिसके वजह से पृथ्वी के चारों तरफ एक चुंबकीय प्रभाव देखने को मिलता है। ये रीजन था दूसरा, लेकिन ये भी गलत है, इतना सही नहीं। तीसरा क्या है बेटा, तीसरा क्या है, जो आजकल लोग मानते हैं या साइंटिस्ट जो भी हैं जिनका आजकल का मानना, जिसमें ज्यादा बिलीव करते हैं, वो ये है बेटा कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना में पहुंच गए फिर से। देखो, पृथ्वी के आंतरिक संरचना में फिर से चलते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना आपने कक्षा 5, कक्षा 6, कक्षा 7 में पढ़ी होगी, 5-6 में आ जाता है ये, मैंने कक्षा 6वीं में शायद पढ़ी थी, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, अगर इसकी बात करें बेटा, तो सबसे ऊपर होता है भूपर्पटी, ठीक है। भूपर्पटी मतलब 30-40 किलोमीटर मोटाई की लगभग एक मिट्टी और चट्टानों की जो मोटाई वाली परत है, जिसमें मिट्टी पाई जाती है, और पृथ्वी के ऊपरी भाग में जो मिट्टी और चट्टान पाए जाते हैं, जहां पर खनिज वगैरह जहां से निकाले जाते हैं, लोहे, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब जो चीजें हैं बेटा, वहां पर आपने देखा होगा ये बहुत पतली पतली से होती है, ये पट्टी बहुत मोटी नहीं होती, ये पतली होती है, ज्यादा मोटी नहीं होती। इसके बाद एक बीच में आता है, बीच वाला भाग का नाम जल्दी मुझे बताओ क्या होता है, जल्दी से आप लोग बताओ, बीच वाले भाग का नाम क्या है, ये बीच वाला भाग क्या होता है, पहला भूपर्पटी, और दूसरा क्या होता है, दूसरा वाला भाग का आप नाम बताओ जल्दी से क्या होता है। और तीसरा जो होता है बेटा, दूसरा भाग जो थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है हम बोल सकते हैं, ठीक है, तीसरा भाग जो होता है वो छोटा होता है, और इसको बोलते हैं क्रोड, क्रोड या सेंटर इसको बोल सकते हैं आप, सेंटर, ठीक है, पृथ्वी का ये सेंटर होता है। तो ये जो सेंटर है पृथ्वी का, देखो बेटा, भूपर्पटी तो ऊपर वाला हो गया, ठीक है, निफे वगैरह यहां पर होता है। निफे क्यों बोलते हैं बेटा, क्योंकि इसमें निकिल और फेरस दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या होते हैं बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल होते हैं, जिनसे मिलकर ये क्रोड, ज्यादातर क्रोड का हिस्सा नीफे से मिलकर बना है, मतलब निकिल और फेरस से, निकिल और फेरस मतलब निकिल और आयरन से, ठीक है। अब ये देखो, ये वाला हिस्सा ठोस होता है, ध्यान देना, ये वाला हिस्सा ठोस है। फिर इसके बाद ये वाला भी हिस्सा ठोस है, दूसरा जो हिस्सा आता है भूपर्पटी के नीचे वाला हिस्सा, वो भी ठोस है। लेकिन ये जो निफे या जो सेंटर या जो क्रोड होता है, ये होता है द्रव रूप में, द्रव रूप में पिघला हुआ। इसका सबसे अच्छा आपको उदाहरण मिल सकता है कि कैसे पता चला कि पिघला हुआ है, तो ज्वालामुखी इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। जब ज्वालामुखी फटती है तो क्या निकलता है, लावा निकलता है बेटा, लावा, जो कि पिघले हुए क्या होती हैं, पिघली हुई धातुएं होती हैं, बहुत कीमती धातुएं होती हैं, निकलती हैं। जो ज्वालामुखी होते हैं बहुत ही, उसमें हम बोल सकते हैं बहुत ही ज़्यादा मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स मतलब बहुत ज़्यादा खनिज होते हैं, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ये सब निकलते हैं, और ऊपर अगर पड़ जाए या किसी चीज़ में, लोहे वगैरह पर अगर वो गिर जाता है ना, तो तुरंत गला देगा, मतलब इतना ज़्यादा गला हुआ लोहा बह रहा है, ठीक है, धातुएं बह रही हैं, ऐसा सा है। तो ये जो क्रोड है, ये जो पिघला हुआ द्रव है, ये क्रोड है पृथ्वी का। अब पृथ्वी का एक चीज और ध्यान देना, पृथ्वी अब रुकी नहीं है, पृथ्वी क्या कर रही है बेटा, ये जो पृथ्वी है ये घूम रही है, अपने अक्ष पर पृथ्वी घूम रही है, स्पिन कर रही है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है बेटा।
पृथ्वी अपने अक्ष पर जब घूमती है तो क्या होगा, पृथ्वी का ऊपरी वाले भाग, ये जो मोटाई वाले भाग हैं, इतने मोटाई वाले ये वाले जो भाग है बेटा, ये पूरा दूसरी और पहली परत, ये तो ठोस है, तो ये भी पृथ्वी घूम रही है, ये भी घूम रहे हैं, पृथ्वी का ही हिस्सा है, घूम रहे हैं। लेकिन जितनी तेजी से ये ऊपर वाले घूमते हैं, नीचे वाला जो क्रोड होता है उतनी तेजी से नहीं घूमता, वो धीमे घूमता है, उसकी गति स्लो होती है। ये लिक्विड होता है बेटा। इसको समझने के लिए आप ऐसा करो कि एक अंडा जो होता है ना, अंडा, कच्चा अंडा, कच्चे अंडे में क्या होता है, अंदर उसका पीला वाला जो भाग होता है, जो द्रव होता है, वो क्या होता है, वो हिलता है ना, वो मूवेबल होता है, लिक्विड होता है। और ऊपर उसका कवच जो होता है अंडे का, वो क्या होता है, CaO के बना होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, जैसे कि अंडे को घुमाएंगे तो अंडा, जब देखोगे आप तो अंडा घूमेगा ना, तो उसका अंदर वाला जो पार्ट है वो धीमे घूमेगा। लेकिन अंदर वाले पार्ट को अगर देखो, अगर अब मान लो कि आप अंडा घुमाया और उसके बाद अंडा को पकड़ लो, थोड़ा सा घुमा, उसके बाद पकड़ के छोड़ दो, पकड़ लो कुछ देर के लिए और फिर छोड़ो, तो आप देखोगे कि अंडे को ऊपर वाला भाग हमने पकड़ लिया है, तब भी अंदर वाला भाग नाच रहा है अभी, क्योंकि अंदर वाला भाग ठोस नहीं है, वो उसके पास क्या है, जड़त्व है, घूर्णन का जड़त्व है। घूर्णन आपने पढ़ा था, घूर्णन का जड़त्व है, घूमेगा वो कुछ देर। और अगर आप फिर से छोड़ दोगे तो फिर से अंडा थोड़ा बहुत घूमेगा, पूरा का पूरा अंडा थोड़ा बहुत घूमेगा। मतलब हम देख पा रहे हैं कि अंदर जो क्रोड है बेटा, वो पिघला हुआ है, धातुओं से मिलकर बना है, और धातुओं से मिलकर बना है, ध्यान देना, धातुओं से मिलकर। और मेन चीज क्या है, नीफे, निकिल और फेरस से मिलकर बना है। ये दोनों होती हैं बेटा लौह चुंबकीय धातुएं, जिनके अंदर पाए जाते हैं डाइपोल। डाइपोल क्या होते हैं, डाइपोल क्या होते हैं बेटा, द्विध्रुव। इनके अंदर पाए जाते हैं द्विध्रुव। तो ये दोनों ऐसे धातुएं हैं जिनके अंदर परमानेंट द्विध्रुव पाए जाते हैं। और इसी के वजह से बेटा, इसी के वजह से बेटा सभी ध्रुव, आप सोचो इतना लगभग 400 किलोमीटर के आसपास का ये अगर रेंज है, तो कितने ज्यादा, मतलब अगर मैं अगर मैं लोहे की बात करूं, लोहे की अगर मैं कहूं कि 1 मीटर क्यूब में, 1 मीटर क्यूब का अगर लोहा है, तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जानते हैं आप, लगभग 10 की घात 28 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, लगभग 10 के घात 28 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब सोचो कि ये 400-500 किलोमीटर की रेंज में फैले हुए हैं, इतना ज्यादा लिक्विड भरा हुआ है, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, आप निकाल के देखो, सोच के देखो कितने ज्यादा है। अब ये जब इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, जब ये इलेक्ट्रॉन घूमते हैं पृथ्वी के साथ, तो क्या क्रिएट करते हैं, क्या क्रिएट करते हैं बेटा, जब ये घूमते हैं तो इलेक्ट्रॉन जब घूमते हैं एक दिशा में, जब घूमेंगे तो एक तरफ चुंबकीय ध्रुव और एक तरफ दक्षिणी ध्रुव बन जाता है, ठीक है। इसीलिए चुंबकीय ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जो है वो पोल के पास पाए जाते हैं। पोल जानते हो ना, पोल के पास पाए जाते हैं, ध्रुवों के पास पाए जाते हैं, क्योंकि ऐसे ही पृथ्वी घूमेगी ना, तभी तो वो बीच में भी वैसे ही घूमेंगे। तो एक तरफ दक्षिणी ध्रुव बन जाता है, एक तरफ उत्तरी ध्रुव बन जाता है। छोटा सा चीज, बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही मजेदार चीज है ये। आपने ये भी सुना होगा, अभी पिछले 2-3 महीने पहले, 2 महीने पहले आपने देखा होगा कि न्यूज में आपने शायद सुना हो कि जो पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव है वो लगभग कनाडा के पास है ना, अमेरिका का कनाडा जो होता है, अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, उसका जो कनाडा वाला पार्ट है, कनाडा जो देश है बोल सकते हैं, वहां पर दक्षिणी ध्रुव उसके पास, उसी के पास है। अब ये क्या है कि दक्षिणी ध्रुव जो है कभी कभी देखा जाता है कि वो शिफ्ट करता है, अपनी जगह चेंज करता है, 200-300 किलोमीटर इधर चला गया या 20-25 किलोमीटर इधर चला गया, इधर इधर आसपास होता रहता है, घूमता रहता है, हटता रहता है। 20-25 साल में, 10 साल में, 15 साल में, 100 साल में थोड़ा बहुत उसमें चेंज आता है, बदलाव आता है। ये बदलाव क्यों आता है, ये घूर्णन की वजह से आ रहा है बेटा, ठीक है। अब जैसे घूमते घूमते इलेक्ट्रॉन वगैरह का जो डायपोल्स है वो थोड़ा सा इधर ज्यादा हो गए, तो क्या होगा, पृथ्वी का चुंबकीय जो उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएंगे, बदल जाएंगे, ठीक है बेटा। तो थोड़ा थोड़ा ये परिवर्तित होते रहते हैं, ये फिक्स नहीं है, ये चुंबक की तरह नहीं है कि क्षण चुंबक की तरह की ये तरह है, ये गीले हैं ना, द्रव है, घूम सकते हैं, हट सकते हैं अपनी जगह से। तो ये इसी तरह, इसीलिए ये बदलते रहते हैं, ठीक है, एक जगह फिक्स नहीं होता। समझ में आई बात। तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र आप नहीं बोल सकते कि इतने डिग्री पर है वो फिक्स रहेगा, 10 साल, 20 साल, 25 साल में, 60 साल में वो थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, ठीक है। चलो अब देखते हैं कुछ अच्छी चीजें। ये तो हो गया पैदा कहां से होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न क्यों हुआ, या पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो लगभग जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है वो 10 की घाते -5 टेस्ला के आसपास होता है, जो कि बहुत कम होता है बेटा, बहुत 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 कम, ठीक है। लेकिन फिर भी इतना ज्यादा है
इतना पर्याप्त है कि पृथ्वी पर जीवन को बनाने में, जीवन जो है बनाए रखने में बहुत उपयोगी है। पृथ्वी पर लोग जिंदा हैं, इसके पीछे एक ये भी कारण है कि पृथ्वी के पास चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, चलो अभी इसका मैं रीजन बताता हूं क्यों ऐसा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये एक पृथ्वी है, ये अपनी पृथ्वी है। पृथ्वी का यहां पर देखो तो यहां पर ये एक जो अक्ष है, ये जो लाइन आपको लाल वाली दिख रही है बेटा, ये जो लाइन है, ये लाइन क्या है? ये है पृथ्वी का जो हम दिशा बोलते हैं ना, चुंबक की दिशा, ये दिशा। तो ये मैं मान लेता, अच्छा ये इसको थोड़ा सा अभी मैं नहीं दिखा के, एक छोटी सी एक चीज है, आपने शायद कक्षा 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं कभी भी कक्षा 6 7 में आपने पढ़ा होगा। चुंबक एक पार्ट था, आपका चैप्टर था चुंबक। उसमें आपने पढ़ा कि जब चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक एक धागे से बांध के लटकाते हैं तो वो उत्तर दक्षिण दिशा में रुकता है ना? सुना है आपने पढ़ा होगा, लेकिन गलत पढ़ा है बेटा, ऐसा गलत है, क्योंकि 6वीं 7वीं में है तो इसलिए वो सही है, 6वीं 7वीं के हिसाब से वो सही है चीज, लेकिन अब 12वीं में गलत हो जाती है आगे। क्योंकि जहां पर चुंबक रुकता है वो उत्तरी दिशा और दक्षिणी दिशा नहीं होती, वो चुंबकीय उत्तर और चुंबकीय दक्षिण दिशा होती है। चुंबकीय उत्तर और चुंबकीय दक्षिण दिशा होती है। ठीक है बेटा, वो ये नहीं होता भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण दिशा नहीं होती। देखो क्या है रीजन, क्या है इसमें, क्यों अंतर है मैं बताता हूं। तो देखो ये चुंबक, देखो आपको एक चीज पता होनी चाहिए। कक्षा 6 में मैंने जब पढ़ा था, तो मैं तो एमपी बोर्ड से पढ़ा हूं, तो पहले एक पर्यावरण की किताब चलती थी जिसमें उसमें एक चैप्टर था जिसमें बताया गया था कि पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन क्यों होता है, कैसे होता है, सबने पढ़ा है कि है ना, सब चीज ये पढ़ी है। ऋतु परिवर्तन मतलब मौसम कैसे परिवर्तित होते हैं। और ये भी पढ़ा है आपने कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.1/2 अंश झुकी हुई है। पढ़े हो कि नहीं? पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.1/2 अंश झुकी हुई है। अक्ष पर मतलब पृथ्वी का अक्ष एकदम सीधा नहीं है, पृथ्वी थोड़ी सी झुकी हुई है। ठीक है बेटा, पृथ्वी झुकी हुई, किसके सापेक्ष? सूर्य के सापेक्ष हम बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, सूर्य के सापेक्ष हम बात कर रहे हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.1/2 अंश झुकी हुई है। ठीक है बेटा, तो देखो यहां पर मैं अगर दिखाऊं तो ये जो पीली वाली लाइन दिख रही है और लाल वाली लाइन दिख रही है, दोनों में कोण दिख रहा है आपको, दोनों में एक कोण दिख रहा है। ये जो कोण है बेटा, ये जो आपको कोण दिख रहा है यहां पर, ये वाला जो कोण दिख रहा है, ये थीटा, ये कोण जो है बेटा, ये झुकाव है पृथ्वी का। ये पृथ्वी का ये वाला जो है ना, ये पीली वाली जो लाइन दिख रही है, ये पृथ्वी का, मैं अगर मान लूं कि ये पृथ्वी का, मान लेता हूं कि ये पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है, मैं मान के चलूं अगर कि चलो ये मान लेता हूं कि ये पृथ्वी का ये उत्तरी ध्रुव है। क्या है? उत्तर दिशा या उत्तरी ध्रुव या उत्तरी ध्रुव इसको बोलो, या जिसको हम कहते हैं उत्तरी दिशा, ये दिशा होती है जिसको हम बोलते हैं उत्तर दिशा, जिसको हम बोलते हैं बेटा वो ये है। ठीक है, तो दक्षिण दिशा किधर होगी? ये होगी दक्षिणी ध्रुव। ध्यान से सुनना, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपके एग्जाम में ये पूछता है बेटा। अभी मैं किस क्वेश्चन दिखाऊंगा तो उसमें ये है। अब देखो ये वाली जो लाइन है ये क्या है फिर? तो ये वाली जब लाइन, देखो हम जब चुंबक को लटकाते हैं ना ऊर्ध्वाधर दिशा में धागे से बांध के, तो जो चुंबक रुकता है वो इस दिशा में नहीं रुकता। जो कंपास होता है, चाहे वो आपके मोबाइल का कंपास हो या जो पहले कंपास बनाए जाते थे जो छोटे छोटे प्रयोग के लिए, या जो भी कंपास हैं, वो सभी इस दिशा को नहीं बताते। जो हम जानते हैं, जिसको हम उत्तर पश्चिम पूरब ये बोलते हैं दिशाएं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिणी जो दिशाएं होती है, तो उत्तर दक्षिण की जो दिशा हम जानते हैं, जो दिशा के लिए यूज करते हैं, वो दिशा नहीं बताता चुंबक कभी भी दिशा नहीं बताता। चुंबक ये वाली दिशा बताता है, लाल वाली, और ये दिशा होता है बेटा, ये वाली जो दिशाएं हैं ये होती हैं, इसको बोलते हैं चुंबकीय उत्तर, चुंबकीय उत्तरी दिशा, या ये चुंबकीय दक्षिणी दिशा। चुंबकीय उत्तरी दिशा और चुंबकीय दक्षिणी दिशा, दोनों के बीच में कोण होता है जो थीटा आया है, ये थीटा कोण होता है बेटा 23.1/2 अंश, या 23.1/2 अंश को अगर मैं भाग दे दूं तो ये लगभग आएगा 11 अंश के 10.5। 23.1/2 मतलब 23/2, 23/2 का
कितना आ जाएगा 23 बटा मतलब लगभग 11 अंश के आसपास। ये थोड़ा थोड़ा मैंने बताया ना कि थोड़ा थोड़ा ये बदलता रहता है समय के साथ। तो आपको कभी कहीं किताब में दिखेगा 10 डिग्री लिखा होगा, या कहीं पर दिखेगा आपको 11 डिग्री दिखेगा, या कहीं पर आपको दिखेगा 11.5 अंश दिखेगा। तो इस तरह से अलग अलग दिखेगा। तो लगभग 10 से 11 या 15 डिग्री तक का ये भी कोण देखा गया है कि लगभग 15 डिग्री का कोण का अंतर आ जाता है दिशाओं में। तो अब देखो यहां पर जब ये बन गया तो इसमें अब एक चीज और है। अब देखो ये तो ये वाली जो दिशा है ये उत्तरी ध्रुव दिशा और दक्षिणी दिशा हो गई। तो उत्तरी दिशा ये है, दक्षिण है, तो पूरब किधर होगा, पश्चिम किधर होगा बेटा। तो ये देखो ये लाइन हम अगर खींचे, ये लाइन अगर खींचे तो इसको देखते हुए ये लाइन तिरछी जो लाइन आ रही है, तो ये दिशा जो होगी ये पूर्व होगी और ये होगी पश्चिम बेटा, पश्चिम। लेकिन अब देखो तो ये वाली लाइन है, तो इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे बेटा चुंबकीय उत्तर और चुंबकीय दक्षिण के हिसाब से देखें, चुंबकीय उत्तर और चुंबकीय दक्षिण के हिसाब से देखें तो जो दिशा होगी चुंबकीय उत्तर और चुंबकीय पूर्व और चुंबकीय दक्षिण के, इसके बीच में भी ये कोण बनता है 11.5 डिग्री के आसपास, ठीक है। और ये वाला जो दिशा है, ये जो सीधा सीधा पृथ्वी को काट रहा है, ये वाला चुंबकीय पूर्व दिशा है बेटा, और ये वाली जो दिशा है ये वाला इधर चुंबकीय पश्चिम है, ठीक है। तो दोनों में देखो तो इस तरह से अंतर आपको पता चलता है, दिखता है, ठीक है। आराम से आप ये देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, पता होना चाहिए। चलो ये हो गया, इतनी चीज समझ में आ गई। अब इसको मैं मिटाने वाला हूं, आपको अगर जो भी स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले लो। इसके बाद हम एक चीज और देखने वाले हैं फटाफट, ठीक है बेटा, जल्दी से, ठीक है। चलो चलते हैं आगे। अब इसको देखते हैं थोड़ा सा। ये किताब का आपके किताब का ये एक चित्र है, इसमें ये चुंबक बनाया गया है। चुंबक इसमें होता नहीं, कभी भी ये चित्र को सीरियस मत लेना, ये मूर्ख बनाने के लिए है, ठीक है। इस चित्र को सीरियस मत लेना। ये वाले चित्र में जहां पर ये NS जो ये चुंबक बनाया गया है, दंड चुंबक इसके अंदर देखो दिखाया गया है, ये वास्तव में नहीं होता। ये आपको समझाने के लिए कि अगर एक चुंबक हो तो किस तरह से चीजें दिखेंगी आपको। तो देखो यहां पर चुंबकीय ध्रुव है, जो चुंबकीय ध्रुव है N, और चुंबकीय S ध्रुव है। और ये देखो भौगोलिक ये ध्रुव है, सीधा जो कटा हुआ है, ये थोड़ा सा घूमा हुआ है। हमने थोड़ा सा ऐसा बनाया था चित्र, जो बनाया था ये इस तरह का चित्र है। इसमें देखो दोनों के बीच में थोड़ा थोड़ा अंतर है, दोनों के बीच में ये कोण बनेगा, इधर भी कोण है, इधर भी, यहाँ पर भी कोण है। ये थीटा जो कोण बन रहा है वही कोण है 11.5 डिग्री का, या 23/2। तो अमेरिका है, अमेरिका का लगभग ये वाला जो हिस्सा, ये वाला देखो, ये उत्तरी, ये दक्षिणी ध्रुव जो आ रहा है, तो ये दक्षिणी ध्रुव देखो इस तरफ है, ये अमेरिका का यहाँ पर ये थोड़ा सा तिरछा बना है। कॉन्टिनेंट पूरा दिखता आपको, दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका आपको दिखता। तो यहाँ पर आप देखते तो यहाँ पर आपको मिलता कि ये क्या है, यहाँ पर आपको कनाडा देश दिखेगा, ठीक है। कनाडा देश के आसपास ये होता है, ठीक है। अब इसमें कई सारी चीजें हैं। देखो भौगोलिक एस ध्रुव, भौगोलिक जो एस ध्रुव होता है वो दिशा होती है जिसको हम लोग पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण बोलते हैं, ठीक है। जो चुंबकीय ध्रुव है, चुंबकीय उत्तर और चुंबकीय दक्षिण अलग होते हैं बेटा, ठीक है। ध्यान देना, कभी गलत मत करना, मिक्स मत करना। बल रेखाएं क्या है, जो चुंबक से निकलने वाली रेखाएं होती है, चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, पता है पहले से। चुंबकीय निरक्ष क्या होता है बेटा, अक्ष वो होता है जहां पर चुंबक का ध्रुव है, और चुंबक का ध्रुव जहां नहीं है वो निरक्ष। जैसे कि निरक्षीय स्थिति में आपने निकाला था चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं, तो चुंबकीय निरक्ष मतलब जो पूर्व और पश्चिम की दिशाएं होती हैं वो क्या है, चुंबकीय निरक्ष दिशाएं होती हैं, ठीक है। पूर्व और पश्चिम की जो दिशा होती है, पूर्व और पश्चिम चुंबकीय निरक्ष दिशा होती है, ठीक है बेटा। समझ में आई यहां तक की चीज, सबको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, ठीक है। इतना हो गया। तो यहां पर एक चीज और मैं दिखाने वाला हूं, ठीक है। यहां पर एक चीज और छोटी सी मैं बोलने वाला हूं। चीज क्या है बेटा कि अगर मैं यहां पर एक पेपर ले लूं, एक मुझे पेपर मैं आपको लेके दिखाता हूं किस तरह से। हाँ, तो अगर ये एक पेपर है मेरे पास, एक पेपर है, और इस पेपर को मैं ऐसे रख दूं, ऐसे, इसको मतलब ऐसे समझो कि काल्पनिक एक ऐसे आपके पास चाकू हो अगर, तो काल्पनिक चाकू ऐसे पेपर इसके अंदर ऐसे आप ये पेपर ऐसे खड़ा मतलब एक प्लेन दिखना चाहिए, एक सतह, एक प्लेन ऐसे रख दो, तो आधी पृथ्वी उधर आधी पृथ्वी इधर। ऐसा मानो कि जो चुंबक रखा है उस पर से एक गुजरता हुआ, इस लाइन से गुजरता हुआ एक प्लेन है, एक सतह है जो कि इस पार से उस पार तक है, फैला हुआ है, ठीक समझ में आ रहा है मेरी बात। पृथ्वी को आधे आधे भाग में बांट रहा है, ऐसा कुछ जाता हुआ।
तो ये प्लेन और एक देखो, तो ये जो उत्तर भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण है उससे पास होता हुआ एक प्लेन, तो दो प्लेन हो जाएंगे। अब देखो यहां पर ध्यान देना, ये जो बीच में भाग है जहां पर ये दोनों मिल रहे हैं एक दूसरे को, यहां पर मैं दिखाऊं तो एक ये वाला प्लेन, एक ये दिशा देखो और एक ये दिशा देखो। तो इसको मैं पेपर से दिखाऊं आपको, तो ये पेपर को मोड़ के मैं अगर इसको ऐसे कर दूं, ये एक पेपर है, ठीक है, और इसको मोड़ के मैंने ऐसे कर दिया, ये देखो, तो ये दोनों इसके बीच में एक कोण दिख रहा है, मतलब ऐसे मैंने कर दिया इसको, तो ये दिखाओ, ये देखो, तो एक ये उत्तरी ध्रुव हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव है, ये चुंबक का एक ध्रुव है, चुंबकी एक देखो, तो ये क्षेत्र है, दिशा है, और एक चुंबक वाली दिशा बन रहा है। इन दोनों के बीच में देखो ये जो झुकाव है, यही हम बोल रहे हैं कितना है, कितना है बेटा, यही झुकाव कितना है, 11.5 डिग्री का लगभग। तो ये जो झुकाव आ रहा है, ये पेपर मोड़ने के बाद एक पेज का, ये क्या है, 11.5 डिग्री के आसपास। समझ में आ रहा है। अभी आपको एक नया नाम देखने को मिलेगा, इसी को बोलते हैं, एक को बोलते हैं एक को बोलेंगे हम जहां जो भौगोलिक ध्रुव से पास होता हुआ काल्पनिक पृष्ठ है, उसको हम बोलते हैं बेटा भौगोलिक यामोत्तर, ठीक है, भौगोलिक यामोत्तर। और जो चुंबकीय ध्रुव से पास होता हुआ एक पेपर काल्पनिक होता है, उसको बोलते हैं बेटा चुंबकीय यामोत्तर, ठीक है। इसकी परिभाषा में लिखवा देता हूं फटाफट से, क्या होती है। तो छोटी सी चीज है, पृथ्वी के चुंबकीय अच्छा अवयव आ गया यहां पर, हाँ, तो ये चुंबकीय अवयव की अगर बात करें बेटा, तो ये देखो, ये भौगोलिक यामोत्तर और जो मैंने बताया भौगोलिक यामोत्तर क्या होता है और चुंबकीय यामोत्तर क्या होता है, सही समझो यहां पर। तो ये देखो पेज की तरह है, पेपर की तरह, एक पेज ये है, एक पेज ये है, दोनों यहां पर मिल रहे हैं। ये चुंबक का बीच, ये पृथ्वी का बीचों बीच वाला भाग है, ठीक है बेटा। यहां पर देखो, तो ये ओ भाग जो लिखा है, जहां पर दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं बेटा, ठीक है। तो इनके बीच में ये जो कोण बनता है बेटा, और ये देखो भौगोलिक उत्तर है और भौगोलिक चुंबकीय उत्तर है, इनके बीच में एक कोण बनता है जिसको हमने बताया था अभी, ठीक है, वही वाली चीज। अब ये देखो चुंबक को हम लटका दें अगर, ये देखो यहां पर एक चुंबक को लटकाया हुआ है, तो चुंबक इस दिशा में रुक रहा है। तो ये जो चुंबक इस दिशा में रुक रहा है, देखो ये बेटा, तो ये कुछ बता रहा है हमें, क्या बता रहा है, ये हमें बताता है पृथ्वी के जो चुंबकीय अवयव है उसमें से दो अवयवों के बारे में बताता है, जो कि होता है नति कोण और नमन कोण, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप और एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, ठीक है, या इंक्लाइनेशन भी एक होता है। तो ये दोनों जो चीजें हैं ये कैसे हैं, ठीक है, भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर आपको सही समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलो लिखना कैसे है, लिखो, ये लिखना ऐसे है बेटा, लिखना ऐसे है, भौगोलिक यामोत्तर क्या होता है इसकी परिभाषा आप फटाफट लिख लो, चुंबकीय यामोत्तर की परिभाषा लिख लो, दिक्पात कोण क्या होता है और नति कोण क्या होता है, इनको अभी मैं दिखा देता हूं, बता देता हूं, ठीक है। फटाफट से पहले लिख लो या आपको इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद बेटा, इसके बाद मैं इसको रिपीट करूंगा, पहले इसको पढ़ो एक बार, तब समझ में आ जाएगा। इसको पढ़ो और इसको देखते रहो, इसको पढ़ो इसको देखो, तब समझ में आएगा, ठीक है। मैं बता रहा हूं, अभी समझ में आ जाएगा, अभी मैं समझाता हूं। देखो इसमें क्या लिखा है, किसी भी स्थान पर पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं। छोटी सी प्यारी सी बात है, ये समझ में आना चाहिए। पृथ्वी के भौगोलिक यामोत्तर से, ये देखो पृथ्वी का भौगोलिक यामोत्तर मैंने आपको दिखाया था, अभी कुछ देर पहले ही दिखाया। यहां पर मैंने बताया ये पृथ्वी है, पृथ्वी का ये भौगोलिक ध्रुव है, भौगोलिक ध्रुवों से गुजरने वाला एक काल्पनिक पेज, काल्पनिक पृष्ठ जो है उसको हम बोलते हैं बेटा, उसको क्या बोलते हैं, भौगोलिक यामोत्तर। और चुंबकीय ध्रुवों से गुजरने वाला एक जो काल्पनिक पृष्ठ होता है उसको हम बोलते हैं चुंबकीय यामोत्तर, ठीक है। तो वही चीज दूसरा बोल रहा है कि चुंबकीय यामोत्तर तो किसी भी स्थान पर पृथ्वी की चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। छोटी सी चीज लिखा है बेटा। अब देखो यहां पर समझने वाली चीज, ये दोनों नीचे वाली है, ये वाली 1 नंबर ये और 2 नंबर ये, दिक्पात कोण क्या है और नति कोण क्या है, ये दो चीज समझने वाली है। तो अगर दिक्पात कोण की बात करें तो लिखा है किसी भी स्थान पर, किसी भी स्थान की बात कर रहा है, भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के मध्य, देखो भौगोलिक यामोत्तर, देखो भौगोलिक यामोत्तर, ये भौगोलिक यामोत्तर की यह पेज है, ऊपर वाला जो पेज है वो चुंबकीय यामोत्तर है, ये जो लाइन वाला है, लाइन 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 दिख रहा है वो क्या है, चुंबकीय भौगोलिक यामोत्तर। इनके बीच एक कोण बन रहा है, ये अल्फा यहां पर लिखा है, जिसको फाई एक्चुअली है, ये फाई लिखा है, ये फाई की तरह है, ये थोड़ा सा सही से नहीं बना है, फाई। तो ये जो फाई है बेटा, ये दिक्पात कोण होता है। दिक्पात कोण देखो क्या बताता है,
तो ये लिखा है किसी भी स्थान पर भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के मध्य का न्यून कोण जो होता है वो दिक्पात कोण कहलाता है। ठीक है, दिक्पात कोण कहलाता है। अर्थात यह किसी भी स्थान पर भौगोलिक उत्तर दक्षिण दिशा तथा कंपास सुई द्वारा साम्यावस्था की स्थिति में, साम्यावस्था मतलब चुंबकीय सुई इधर उधर फ्लक्चुएट ना करे, रुक जाए जहां पर चुंबकीय सुई, साम्यावस्था की स्थिति में इंगित दिशा के मध्य का कोण है, दोनों के मध्य का कोण बताता है। ठीक है, अब देखो नति कोण क्या है। नति कोण को मैं एक लाइन में अभी और सही से इसको बता दूंगा। तो किसी भी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर में पृथ्वी के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा द्वारा क्षैतिज के सापेक्ष बनाया गया कोण। देखो यहां पर जो चुंबकीय सुई को लटकाया गया, ये NS एक चुंबकीय सुई है, इसको लटकाया गया, तो ये क्या कर रही है, ये इस तरह रुक रही है, किसके साथ, चुंबकीय यामोत्तर पर इस तरह से रुक रही है। चुंबकीय यामोत्तर वाला ये पेज है, इस पर इस तरह से अगर रुक रही है तो यहां पर देखो तो एक कोण बन रहा है थीटा। ये जो इसका झुकाव है चुंबकीय सुई का, इसी झुकाव को बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, नति कोण। या सीधे सीधे शब्दों में एक लाइन लिखना, सब लोग एक लाइन लिखो, नति कोण क्या करती है, नति कोण क्या बताती है, एक लाइन में छोटा सा एक लाइन लिख लो, एक लाइन सिंपल से लिखो जो आपको समझ में आएगा। नति कोण लिखो, नति कोण, नति कोण पृथ्वी के भौगोलिक उत्तर, पृथ्वी के भौगोलिक पश्चिम और पूर्व, या भौगोलिक निरक्ष भी बोल सकते हैं आप, भौगोलिक पश्चिम पूर्व या भौगोलिक निरक्ष जिसको हम बोलते हैं, तो भौगोलिक निरक्ष की दिशा बताता है, दिशा तथा स्थिति बताता है। ठीक है, दिशा तथा स्थिति बताता है। तो जितना झुकेगा वो बताएगा कि किस तरह भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण, भौगोलिक पूर्व और भौगोलिक पश्चिम किस तरफ है। ठीक है बेटा, हाँ बेटा, नति कोण को नमन कोण भी कहते हैं, इसको बहुत सारी किताबों में नमन कोण भी लिखा होता है, एक ही चीज है बेटा, नमन कोण और नति कोण एक ही है। नमन मतलब समझते हो, नमन जिस कहते हैं हाथ से ऐसे हाथ जोड़ कर प्रणाम करना, नमन कहते हैं ना, आपके सामने नतमस्तक करते हैं या विनम्र निवेदन वगैरह जो भी शब्द आप सुनते होंगे, नमन मतलब होता है झुकना, नमन मतलब झुकना। ठीक है बेटा, चलो इधर हो गया, ठीक है बेटा, चलो हो गया यहां पर। अब आगे चलते हैं, ठीक है बेटा। अब ये चीज समझना है आपको कि ये H क्या लिखा है, V क्या लिखा है, B क्या लिखा है, ये चीज आपको समझना है, मैं समझाता हूं कैसे। आगे आ जाओ, ठीक है बेटा। तो पीछे, तो इसको मैं अगर आपको दिखाना चाहूं, जो अवयव हैं इनके बीच में एक संबंध होता है, ठीक है बेटा, इसके बीच में एक संबंध होता है। संबंध किस तरह से हम देखेंगे, तो मैं एक चित्र बनाता हूं यहां पर, जो अभी बनाया था उसी तरह का कुछ चित्र है। कक्षा 11वीं में आपने फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ा था बनाना, जो घटक बनाए जाते हैं ना, क्षैतिज घटक, ऊर्ध्वाधर घटक किसी चीज का। देखो ये BVH किसी किसी किताब में इस तरह लिखा होगा BVH में संबंध, किसी किसी में लिखा होगा IVH में संबंध, किसी किसी के किताब में लिखा होगा BV और BH में संबंध। ठीक है, ये तीनों एक ही चीज है, तीनों एक ही चीज है, तीनों को मैं बताने जा रहा हूं। यहां पर आई जिस भी किताब में लिखा है, मैं उन बच्चों को कहूंगा, जिस भी बच्चे के किताब में आई दिया होगा, जिस भी बोर्ड में, मैं उन बच्चों को सलाह दूंगा कि वो इसका उपयोग ना करें, तभी वो बचे रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे, है ना। जान का खतरा मतलब नंबर का कटने का खतरा टल जाएगा, लेकिन अगर वो यूज करेंगे तो वो उनकी जिम्मेदारी है, अपने रिस्क पर बेटा यूज करना, ठीक है, क्योंकि आपके बोर्ड ने जो किताब बनाई है वो आपको फंसा दिया है बना के, ठीक है। चाहे वो MP बोर्ड की किताब हो या किसी भी बोर्ड की किताब हो सकती है, कहीं भी अगर आपको इस तरह चीजें दिखती है, मतलब आपके साथ क्या किया गया है, मजाक किया गया है छोटा सा। तो आई जो है, मैं क्यों बोल रहा हूं ये अभी दिखाऊंगा आपको। तो देखो ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, मान लेता हूं अगर मैं कि चुंबकीय क्षेत्र किसी भी स्थान पर मैं चुंबकीय सुई को लटकाता हूं और वो इस तरह से रुकती है, इस दिशा में, इस दिशा में ऐसे रुकती है, ठीक है। चुंबकीय सुई को ऐसे लटकाया मैंने, ठीक है, चुंबकीय सुई को मैंने यहां से लटका के मैं दिखा रहा हूं, यहां पर ऐसे चुंबकीय सुई को लटकाया मैंने, तो ये चुंबकीय सुई कुछ इस दिशा में रुक रही थी ऐसे। एक चुंबक छोटा सा मैं मान लेता हूं, एक छोटा सा चुंबक ही मैंने लटकाया मान लो,
तो ये जो चुंबक था इस तरह से लटक रहा था, N और S ऐसे रुक रहा था, ठीक है। तो उसी पर मैंने इसकी दिशा को मानते हुए, क्योंकि ये B की दिशा होगी, N से निकल के S की तरफ चुंबकीय क्षेत्र रेखा आती है, मतलब इस तरह, मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है जो कि B होती है। या इसी को बहुत सारी किताब में इसको बहुत सारी किताबों में I लिखा है, जो कि मैंने बता रहा हूं कि नहीं लिखना चाहिए, लेकिन लिख दिया है जिस बच्चे की किताब में, उसको समझने के लिए मैं भी लिख दे रहा हूं, लेकिन लिखना मत बेटा, ठीक है। इसको सीरियस लेना थोड़ा सा और लिखना मत, ठीक है। चलो कमेंट्स दिखा दो मुझे। तो यहां पर B और I हो गए, ठीक है, B और I। अब देखो यहां पर क्या है, इसका एक घटक बताओ। घटक मतलब इसका अब हमें दो घटक चाहिए, ऊर्ध्वाधर घटक चाहिए और बेटा क्या चाहिए हमें, ऊर्ध्वाधर घटक के साथ साथ, ऊर्ध्वाधर घटक के साथ साथ बेटा हमें एक चीज और चाहिए। वो क्या चाहिए, वो चाहिए क्षैतिज घटक। तो ऊर्ध्वाधर घटक क्या होगा, जो ऊपर हो या नीचे हो, ऊर्ध्वाधर घटक। ये नीचे की तरफ क्यों बना है बेटा, क्योंकि परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ही इस तरफ बनी है, इसलिए ऊर्ध्वाधर घटक इस तरफ बना है। तो ऊर्ध्वाधर घटक को बनाया जाता है बेटा, ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल, वर्टिकल मतलब होता है ऊर्ध्वाधर। तो बी वी, या इसी को सिर्फ V लिखा जाता है, या सिर्फ V लिखा जाता है बहुत सारी किताबों में। B के नीचे छोटा सा V लिख देते हैं या सिर्फ V लिख देते हैं, दोनों एक ही चीज है। और हॉरिजॉन्टल को या तो H लिख देते हैं या लिखते हैं इसी को, या इसी को B और नीचे छोटा सा H लिख देते हैं, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो आप। अब मैंने बताया यहां पर परिभाषा आपने पढ़ी है थोड़ी देर पहले आपने एक परिभाषा पढ़ी कि जो नति कोण होता है, ये जो नति कोण होता है, इसकी परिभाषा में देखो तो क्या लिखा है कि ये नति कोण क्या होता है, हॉरिजॉन्टल के साथ, क्या बोल रहा है, क्षैतिज के सापेक्ष बनाया गया कोण नति कोण होता है। तो क्षैतिज के सापेक्ष भैया कोण बना दो, यहां पर ये बना दो, नति कोण है। ये कोण का नाम दे देते हैं, क्या नाम है, थीटा। समझ में आई बात। क्षैतिज से कितना नीचे आ रही है चुंबकीय क्षेत्र, कितना झुकी हुई है, वो कितना है, थीटा है, ठीक है। चलो अब मुझे एक चीज बताओ, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, जो हॉरिजॉन्टल या जिसको हम बोल सकते हैं क्षैतिज घटक है जो पृथ्वी का, क्षैतिज घटक क्या हो सकता है। क्षैतिज घटक को अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, अगर मुझे क्षैतिज घटक का मान लिखना है तो आई, देखो ये है, ये बी है या आई है, तो इसका अगर मुझे क्षैतिज घटक लिखना है, किसका, बी का क्षैतिज घटक है ये, और ये बी का ऊर्ध्वाधर घटक है। तो बी का क्षैतिज घटक अगर मुझे लिखना है बेटा, तो बी का क्षैतिज घटक अगर मैं लिखूंगा, बी का क्षैतिज घटक, या डायरेक्ट मैं एच लिख देता हूं, ठीक है, आपको पता ही है बी का क्षैतिज घटक एच है, वहां पर दिख रहा है आपको, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं एच, या एच बराबर, या इसको, या मैं एक बार लिख देता हूं एच बराबर, दो समीकरण लिख देता हूं, एक ही चीज है, ठीक है। तो एच बराबर अगर मैं लिखूं तो किसका घटक है बेटा, ये बी का घटक है, और कितने पर है, थीटा पर। तो घटक निकालने का तरीका क्या था बेटा, घटक इसको उठा के यहां रख लो या इसी को उठा के यहां रख लो, किसी भी एक को, क्योंकि सभी सदिश हैं, ध्यान देना, ये क्षेत्र है और चुंबकीय क्षेत्र सदिश होता है। तो इसको उठाओ और यहां रख लो, तो क्या बन जाएगा, इसको मैं लिख के दिखाता हूं। या तो आप ऐसे बनाओ, V को इसी दिशा में रहने दो, V को इसी दिशा में रहने दो, और ये जो H ऊपर वाला है इसको उठा के देखो, B इस तरफ है, B इस तरफ है, इस H को उठा के मैं यहां लगा दूं इस दिशा में, देखो ऐसे ही है, ये जैसे है इसको पकड़ो, ये देखो ऐसे है, इसको मैं पकड़ के यहां से और यहां रख दूं, तो क्या बन जाएगा, ये आधार बन जाएगा, और यहां पर बन जाएगा 90 अंश का कोण। तो ये थीटा कोण है, एक थीटा कोण निकाल लो, इसका मान निकाल लो, H है ये H है, ये वाला ये H ही है ना, ये H को उठा के यहां रख दिया, तो क्या है, निकालो। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है, देखो यहां से अगर मैं निकाल के दिखाऊं आपको कैसे आता है ये H बराबर बी कॉस थीटा कैसे आता है। तो अगर मैं कॉस थीटा का मान लिखना चाहूं इस कोण में, इस त्रिभुज में, जो त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज में अगर लिखना चाहूं, काल्पनिक त्रिभुज बनाना है, ठीक है, ठीक है, अगर काल्पनिक त्रिभुज बनाना है तो काल्पनिक त्रिभुज बना के अगर हम यहां पर निकाल रहे हैं, तो कॉस थीटा का मान जो होगा बेटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार क्या है, आधार तो खुद ही है H, आधार क्या है H, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा बेटा, कॉस थीटा बराबर आधार क्या है H, और कर्ण क्या है, कर्ण क्या है, इधर देखो B, कर्ण क्या है B, कर्ण क्या है, ये B ही है ना, B। तो यहां से देखो तो H बराबर अगर मैं निकालूं तो H बराबर हो जाएगा B और कॉस थीटा। इसीलिए ये आपको किताब में लिखा हुआ है, कैसे आया ये आपके किताब में नहीं लिखा है, सिर्फ यही लिखा है कि क्या होता है।
आपकी किताब में ये कहीं नहीं बताया गया है कि कैसे आता है, ठीक है। तो मैं बता दिया कैसे आता है, फटाफट से हो गया। चलो h/b cos थीटा। इसी तरह से इसी सूत्र को मैंने बताया था, h लिखो या इसको BH लिख सकते हैं, तो बहुत सारी किताब में इसी को लिखा है BH बराबर B cos थीटा। और एक चीज मैं और बताया आपको कि इस कहीं कहीं पर I लिखा है B को, तो इसी चीज को कहीं ना कहीं दूसरे किताब में आप देखेंगे तो इसी को लिखा है H बराबर I cos थीटा। एक ही चीज है, कंफ्यूज मत होना। ये तीनों चीज जो मैंने लिखी है बेटा, ये एक ही चीज है, ठीक है बेटा। ये पूरा हो गया, ठीक है, हो गया यहां तक। चलो अब इसी प्रकार मैं लिख देता हूं, इसी प्रकार मैं अब एक लिख रहा हूं, सिर्फ मैं h को लिख के चल रहा हूं। ये वाला मैं उपयोग करूंगा, ऊपर वाला बस, ठीक है। आपको चाहे ये वाला लिखना है तो इस रूप में आप लिखते रहो, इस रूप में लिखना है तो इस रूप में लिखते रहो, लेकिन मैं ऊपर वाले रूप में लेके चल रहा हूं, जो कि है h बराबर b cos थीटा, ये वाला पहला वाला जो है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम v बराबर लिखें ऊर्ध्वाधर घटक, तो v बराबर आ जाएगा बेटा b sin थीटा के, ठीक है। v बराबर b sin थीटा के। तो इसको मैं समीकरण 1 मान लूँ, इसको समीकरण 2 मान लूँ, कोई भी हो सकता है, ठीक है बेटा। तो इसको मैं थोड़ा सा मिटाऊंगा और इस चीज को ऊपर लिख लूंगा, दोनों को, ठीक है। इस चीज को ऊपर लिख देता हूं, इसका काम हो गया ना, ये तो निकाल लिया मैंने, कैसे आया ये बता दिया आपको। ये सूत्र आपको लिखना था अलग अलग रूप में तो लिख सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ ये और ये मान के चल रहा हूं, ठीक है। इन दोनों को मैं लेके चल रहा हूं सिर्फ, और आपको लिखना है तो लिख सकते हो। h बराबर क्या है, b cos थीटा, समीकरण नंबर 1, और दूसरा आया है v बराबर b sin थीटा, समीकरण नंबर 2। अब देखो मैं इन दोनों से करूंगा क्या, इन दोनों समीकरण से क्या करने वाला हूं, थोड़ा सा इनमें संबंध में निकालूंगा, b और h में संबंध क्या है। तो मैं क्या करूंगा, समीकरण 1/2, समीकरण 2 में भाग दे रहा हूं समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 से भाग देंगे बेटा, ठीक है, दोनों से भाग देंगे तो ये हो जाएगा v/h बराबर आ जाएगा b sin थीटा, और बटे में आ जाएगा b cos थीटा। ऐसा ही होगा, समीकरण 2 में 1 से भाग देंगे तो ये बचेगा v/h, और बराबर आ जाएगा बेटा b से b कट जाएगा, क्या बचेगा, sin थीटा बटे cos थीटा। मतलब sin थीटा बटे cos थीटा क्या होता है बेटा, tan थीटा। मैं चाहता तो यहीं से निकाल के आपको दिखा देता। tan थीटा बराबर क्या होता है, आप सिद्ध कर लो यहां से, देखो ये v है और ये h है, तो tan थीटा क्या होता है, आधार बटा लंब, ये लंब बटा आधार, तो लंब क्या है v और आधार क्या है h, तो v बटा h आ गया अपने आप, ठीक है, v बटा h अपने आप आ गया। तो tan थीटा बराबर हो गया v/h। ये आपको फार्मूला पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस अध्याय में सिर्फ यही एक फॉर्मूला है और ये आपको याद होना चाहिए कैसे हुआ। या एक छोटा सा इसमें एक और संबंध है, यहां पर जो कुल चुंबकीय क्षेत्र होता है B, जो कुल चुंबकीय क्षेत्र B होता है बेटा, ये होता है B बराबर होता है V तथा H के, V प्लस H के, V प्लस H के, ठीक है, V प्लस H के, ये बराबर होता है, ठीक है, ठीक है बेटा यहां पर। अच्छा ठीक है, तो इसको हम निकालना चाहें तो b स्क्वायर बराबर होता है v स्क्वायर प्लस h स्क्वायर के, सॉरी, तो b बराबर हो जाएगा बेटा स्क्वायर रूट के अंदर v स्क्वायर प्लस h स्क्वायर के। इसको निकालते कैसे है, अलग थोड़ा सा तरीका है, v प्लस h का होल स्क्वायर करके निकालते हैं, तो निकाल लेना आप, इस तरह से आ जाएगा, आप किताबें भी मैच कर सकते हैं, छोटी सी बात है। तो ये याद रखना, मेन तो यही था, tan थीटा बराबर v/h। जो नति कोण होता है वो किस तरह से आ गया बेटा, v/h, या थीटा बराबर आप लिख सकते हो tan इनवर्स v/h के, इसी को इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। आज की क्लास में यही था, ज्यादा इससे है नहीं, छोटा सा एक चीज और बचा है, छोटी छोटी परिभाषा बची है, छोटी छोटी परिभाषा बताऊंगा और आज की क्लास फिर खत्म करूंगा। अभी सिर्फ 1 घंटा हुआ, अभी 1 घंटा और है वैसे, लेकिन 1 घंटा मैं नहीं पढ़ाने वाला, 15-20 मिनट पढ़ाऊंगा, उसके बाद आपके पुराने साल के जो पेपर है उसको डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है बेटा। चलो आगे चले बेटा, चलो
बेटा साइन कैसे आया, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या है v, कर्ण क्या है, कर्ण क्या है b, तो v बटा h, तो v बराबर b साइन थीटा। ठीक है बेटा, चलो फटाफट फटाफट बेटा 20 मिनट और, मैक्सिमम 20 मिनट, उसके बाद खत्म हो जाएगी क्लास। तो देखो यहां पर एक चुंबकीय क्षेत्र लिखा शब्द है, आपको सामने दिख रहा है। चुंबकीय क्षेत्र आपने पढ़ रखा है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, बी से निरूपित करते हैं। प्यारा सा बी जो होता है ये चुंबकीय क्षेत्र होता है, सदिश राशि होती है, आपने पढ़ रखा है। ठीक है बेटा, तो चुंबकन क्षेत्र, अच्छा ये चुंबकन क्षेत्र लिखा है क्या, मुझे लगा चुंबकीय क्षेत्र लिखा है। एक मिनट, ये चुंबकन क्षेत्र बेटा, चुंबकन क्षेत्र जो होता है बेटा वो m होता है। चुंबकन जो क्षेत्र होता है उसको हम m से बोलते हैं, m से निरूपित करते हैं। अब जो चुंबकन क्षेत्र है इसको मैं पहले ऐसे बता देता हूं, चुंबकन क्षेत्र H से निरूपित होगा। चुंबकन क्षेत्र क्या होता है बेटा, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, चुंबकन जो चुंबक बनाने के लिए उपयोगी है क्षेत्र, वो चुंबकन क्षेत्र। ठीक है, तो लिख लो, छोटी सी लाइन लिख लो, किसी भी पदार्थ को चुंबकीय बनाने के लिए, किसी भी पदार्थ को चुंबकीय बनाने के लिए या चुंबक बनाने के लिए जिस क्षेत्र में पदार्थ को रखते हैं वो चुंबकीय चुंबकन क्षेत्र कहलाता है। किसी पदार्थ को चुंबक में बनाने के लिए, चुंबक बनाने के लिए जो क्षेत्र प्रयोग किया जाता है वो चुंबकन क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, हो गया सबका, हो गया बेटा, हो गया यहां तक। तो इसको अगर देखो तो इसमें एक संबंध है, चुंबकीय क्षेत्र के साथ इसका एक संबंध है, B बराबर होता है म्यू एच के बेटा, B बराबर होता है म्यू एच के, या इसको ऐसा लिख सकते हैं कि B जो होता है, B बराबर होता है म्यू एच के। तो H बराबर आ जाएगा यहां पर, किसी पदार्थ के लिए बात कर रहे हैं, पदार्थ के लिए, पदार्थ मतलब माध्यम की बात कर रहे हैं। ठीक है, पदार्थ के लिए, तो H बराबर हो जाएगा बेटा B बटा म्यू के। ये एक पदार्थ की चुंबकनशीलता है म्यू। अगर इसको निर्वात के लिए लिखना है, निर्वात के लिए लिखो, तो अगर निर्वात के लिए लिख रहे हैं बेटा तो ये निर्वात के लिए बन जाएगा, निर्वात के लिए हो जाएगा H बराबर B नॉट बटे म्यू नॉट। मैं मान के चल रहा हूं कि B नॉट क्या होता है बेटा, ये निर्वात की चुंबकीय क्षेत्र है, और म्यू नॉट क्या है बेटा, चुंबकनशीलता है किसका, निर्वात का। छोटी सी बात है, ये आप लिख सकते हैं इस तरह। इसके बाद एक छोटा सा और है, इसको, अच्छा इसको थोड़ा सा इधर लिखना चाहिए था मुझे, इधर लिख देता हूं क्योंकि इधर एक छोटा सा टॉपिक और है, तो इसको मैं इधर लिख देता हूं H बराबर B नॉट बटा म्यू नॉट। ठीक है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा मिटाऊंगा क्योंकि एक नेक्स्ट और छोटा सा टॉपिक आएगा, इसको देखते हैं ये क्या है, इसको थोड़ा सा जगह चाहिए इसके लिए। ठीक है, निर्वात के लिए लिख लेना उसको, निर्वात के लिए। अब आएगा चुंबकन फ्लक्स, क्या है, चुंबकीय फ्लक्स। तो चुंबकीय फ्लक्स क्या है बेटा, चुंबकीय फ्लक्स जो होता है, या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व भी इसको बोलते हैं, जिसको हम बी बोलते हैं, ज्यादातर हम बी बोलते हैं, लेकिन इसको सही रूप से बोला जाए तो ये चुंबकन जो फ्लक्स होता है, जो चुंबकन फ्लक्स निकलता है, फ्लक्स रेखाएं जो हम पढ़ते हैं, चुंबकीय फ्लक्स जो पढ़ते हैं, वो थोड़ा सा अलग चीज है, समझने में थोड़ा सा अलग है। ठीक है, देखो जैसे एक पदार्थ है, एक पदार्थ को अगर चुंबकीय बनाना है, चुंबक बनाना है, तो उसको चुंबकन क्षेत्र में रख देते हैं। चुंबकन क्षेत्र में रखने की वजह से क्या होता है कि जो क्षेत्र है वो भी चुंबकित तो हो जाता है और वो पदार्थ भी चुंबकीय हो जाए। अब जब चुंबकन क्षेत्र हटा देंगे तो पदार्थ चुंबक बन चुका है, तो उसके पास अपना खुद का चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो चुंबकन फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स होता है, भी जो उस पदार्थ से निकल रहा है। ठीक है, और जो बाहर है, जो वायु या निर्वात जहां पर रख के ये प्रक्रिया की गई, जहां पर चुंबकीय किया गया पदार्थ को, वो माध्यम भी क्या हो गया, चुंबकीय हो गया। तो इसका मतलब कि वो माध्यम में एक चुंबकीय क्षेत्र था जिसको हम बी नॉट बोलते हैं बेटा। ठीक है, तो चुंबकन फ्लक्स है वो माध्यम में नहीं है, वो निर्वात का है, ये किसी माध्यम का है। ठीक है, याद रखना छोटा सा। ठीक है बेटा, बेटा क्लास नहीं रुक रही है, सही चल रही है सबकी। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पर हमारे पास भी दो मोबाइल रखे हुए हैं, चल रहे हैं, आराम से क्लास दिख रहा है बेटा, ऐसा नहीं है। ठीक है बेटा,
चुंबकीय फ्लक्स का एग्जाम्पल बेटा जो आप पढ़ते आए हो ना, चुंबकीय फ्लक्स ही है। पूरे जो अध्याय में आपने पढ़ा है वो चुंबकीय फ्लक्स ही है बेटा। चुंबकीय फ्लक्स के अलावा आप कुछ पढ़े ही नहीं, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स ही तो आप पढ़े हो, चुंबकीय क्षेत्र जिसको बोलते रहे हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ये मैं बता चुका हूं, सिर्फ नाम था आपको बताने के लिए कि दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है, ठीक है, दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। तो चलो आगे चलते हैं। एक छोटा सा जो इंपॉर्टेंट है वो अब आ रहा है, ये है चुंबकन तीव्रता आई। इसीलिए मैंने कहा था कि जिन बच्चों के किताब में बी को आई लिख दिया गया है वो किताब उनके साथ मजाक की है, ठीक है बेटा, मजाक। इसीलिए मैंने बोला था, या आपको धोखा दिया गया, या आपके बोर्ड ने ध्यान नहीं दिया, गलती बस ऐसा कर दिया, तो इसीलिए मैंने बोला। क्योंकि देखो बी और आई अलग चीज है बेटा। आई जो होती है चुंबकन तीव्रता होती है, चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता। लेकिन आपके किताब में आई लिख दिया गया है भूल करके। अब जहां जहां आई लिखी हो सब काट दो जाके चुपचाप। इसके ऊपर जहां मैंने बी एच आई में संबंध जो लिखा था, आई जहां जहां है काट दो, क्योंकि अब आपको समझ में आ जाएगा कि ये आई अलग चीज है। फटाफट जाके काटो। हाँ बेटा सौम्या पटेल सही लिखे हो आप, बी बराबर बी एम प्लस बी एच। इसलिए तो मैं बोल रहा था ना, ये वही तो मैंने बोला था, ये लास्ट वाला कि चुंबकीय फ्लक्स जो है बेटा ये म्यू बी नॉट अलग है। अब मैं लिख के दिखाऊं इसी चीज को, बी बराबर बी एम प्लस बी नॉट, तभी ये देखो निर्वात के लिए है, ये किसी माध्यम के लिए, तो कुल चुंबकीय क्षेत्र चुंबकन फ्लक्स से निकल आया, ठीक है। अब देखो बेटा ये जो बात मैंने अभी बताई बेटा, ये सब पढ़ाया जा चुका है बेटा। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक और विमा लिखवाया जा चुका है, ठीक है। कब लिखवाया था? जब गतिमान आवेश और चुंबकत्व था वो पढ़ाया था चैप्टर, और उसके बाद भी अभी, ठीक है। चलो इधर ध्यान दो। चुंबकन तीव्रता, चुंबकन तीव्रता क्या है बेटा? चुंबकन तीव्रता होती है कि कोई पदार्थ को अगर अपने 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 आपसे एक बार इसको दिमाग में अगर सोचो तो चुंबकन तीव्रता का शब्द का मतलब क्या निकल रहा है, ये आप सोचो थोड़ा सा। चुंबकन तीव्रता का मतलब क्या निकल रहा है? चुंबकन तीव्रता का मतलब है बेटा, चुंबकन तीव्रता का मतलब है कि कोई पदार्थ अगर मान लो है, ये मान लेता हूं मैं कोई पदार्थ है, ठीक है, कोई पदार्थ है, पदार्थ है, बहुत बड़ा पदार्थ है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका एकांक आयतन, इसका मान लेते हैं आयतन v है। ये आयतन है, ध्यान रखना, ये वाला v वो वर्टिकल वाला v नहीं है, ये आयतन है। तो अगर मैं ये कहूं कि ये पदार्थ के अंदर क्या है, इस पदार्थ के अंदर द्विध्रुव आघूर्ण है, द्विध्रुव है और उसका आघूर्ण है, मतलब ये पदार्थ मैंने बताया था ना, किसी भी पदार्थ के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र आता है, चुंबक होगा तो दो ध्रुव होंगे हरदम। अगर कोई पदार्थ चुंबकीय है तो मतलब चुंबक है तो दो ध्रुव होंगे। तो इसका अगर ये पदार्थ चुंबकीय पदार्थ है, ये क्षमता रखता है चुंबकीय पदार्थ होने की, या लोहे या निकिल जैसा पदार्थ है, तो हम क्या करेंगे, हम मानते हैं कि इसके अंदर, इस पदार्थ के अंदर जो भी कोई भी पदार्थ होगा उसका चुंबकीय आघूर्ण होता है, ठीक है। तो चुंबकीय आघूर्ण अगर इसका मैं मान लूं m है इस पदार्थ का, तो इन दोनों के अनुपात को बेटा क्या बोलते हैं? चुंबकन तीव्रता बोलते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब है बेटा, इसका सीधा सीधा बेटा मतलब है कि जो चुंबकन तीव्रता आई है, जो चुंबकन तीव्रता आई है, ये क्या बताती है? ये चुंबकन तीव्रता बेटा बता रहा है कि कोई भी पदार्थ को जब चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा जाता है, किसी भी पदार्थ को जब चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा जाता है, तो वो कितनी आसानी से चुंबक बनता है, या कितना उसको मेहनत लगती है चुंबक बनाने में, वो चुंबकन तीव्रता है। मतलब वो कितनी तेजी से चुंबकीय प्रभाव दर्शाना स्टार्ट करता है, वो प्रवृत्ति हो जाएगी वैसा, लेकिन कितनी आसानी से वो चुंबकीय उसको बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता। चुंबकन तीव्रता एक तरह से हम बोल सकते हैं कि रिलेटिव है, थोड़ा सा वहां तक समझने के लिए, थोड़ा सा लिखना नहीं इसको, कि किसी भी पदार्थ को मान लो एक लोहे की रॉड है, उसको चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखते हैं, और एक मान लो एल्यूमिनियम की रॉड है, उसको चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखते हैं, तो दोनों में थोड़ा सा अंतर दिखेगा कि कौन ज्यादा अच्छा चुंबकीय प्रभाव दिखाएगा। मतलब जो ज्यादा अच्छा प्रभाव दिखा रहा है उसका चुंबकन तीव्रता ज्यादा है। इसका मतलब कि उसके एकांक आयतन में उपस्थित जो डायपोल मोमेंट है या चुंबकीय आघूर्ण है वो बहुत अच्छा है, बहुत शक्तिशाली है। इसका मतलब कि I बराबर हम लिख सकते हैं बेटा, I बराबर हम लिख सकते हैं m बटा वी के, ठीक है, I बराबर m बाई वी के, ठीक है, ये हो गया।
अगला यहां पर छोटी सी बात है, चुंबकीय प्रवृत्ति जिसको हम काई या जीटा बोलते हैं, ये एक्स की तरह दिखता है, या कहीं कहीं बार इसको सीटा या इसको हम बोलते हैं जीटा एम या काई एम, ठीक है। CHI इसको बोलते हैं सर, इसको CHI काई बोलते हैं, ठीक है। इसको काई बोलते हैं बेटा, काई से पढ़ते हैं इसको, CHI काई, चाय नहीं पढ़ना है, काई, ठीक है। तो यहां पर चुंबकीय प्रवृत्ति क्या बताती है? चुंबकीय प्रवृत्ति बताती है बेटा कि किस तरह से कोई भी पदार्थ चुंबक बन जाता है, कितने आसानी से चुंबक बनता है या कितनी आसानी से चुंबकीय प्रभाव को दिखाता है, वो होता है चुंबकीय प्रवृत्ति। कोई पदार्थ कितनी आसानी से चुंबकीय क्षेत्र के अंदर अपने आप को ढाल लेता है, चुंबकीय एटमॉस्फेयर के अंदर अपने आप को बना लेता है, वो इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति कहलाती है, ठीक है। छोटी सी बात है, ये हो गई। और इसका अगर सूत्र की बात करें बेटा, तो इसके सूत्र वगैरह अभी नहीं बताने जा रहा हूं मैं, कल बताऊंगा इसका सूत्र। अब छोटी सी एक क्विज है, क्विज करते हैं फटाफट, ठीक है। क्विज पे आ जाओ, फटाफट से क्विज करते हैं। फटाफट से बताओ मुझे जल्दी से। क्या है ये चुंबकत्व? बेटा ये बताया जा चुका है, गाउस का नियम बताया जा चुका है, पढ़ाया जा चुका है बेटा। नीचे करना, नीचे, अरे छोटा करना इसको। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। तो किसने लिखा ये? मुस्कान। बेटा मुस्कान जो आपने ये लिखा है कि इसको बता दो, ये बताया जा चुका है बेटा। बेटा चुंबक किस चीज का बनता है, ये जानने के लिए आपको कल की क्लास देखना होगा। ठीक है, कल की क्लास बेटा आपको देखना होगा अगर आपको जानना है चुंबक किस चीज से बनता है। ठीक है, हो गया। चलो आ जाओ आंसर देखते हैं फटाफट। तो यहां पर, अच्छा यहां पर अगर देखो तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में द्विध्रुव आघूर्ण m के चुंबक के स्थायी संतुलन में स्थितिज ऊर्जा का मान होता है। तो स्थायी संतुलन की स्थिति होती है जो थीटा बराबर क्या होता है बेटा, जब 0 अंश बने। ठीक है, थीटा बराबर जब 0 अंश हो, ऐसा ही है। स्थायी स्थिति, स्थायी स्थितिज मतलब स्थायी संतुलन की स्थिति। तो यहां पर अगर मैं निकालूं, यहां पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में द्विध्रुव आघूर्ण m के चुंबक के स्थायी संतुलन में स्थितिज ऊर्जा का मान होता है बेटा u बराबर माइनस होता है mb के, u बराबर माइनस mb के होता है। तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। याद करो आपने जब द्विध्रुव वाला पढ़ा था तो वहां पर आपने पढ़ा था, बेटा क्या पढ़ा था, वहां पर आपने पढ़ा था कि जो स्थितिज ऊर्जा होती है द्विध्रुव की, वैद्युत द्विध्रुव की, वो आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, माइनस m की जगह क्या होता है, वहां पर p होता है ना। m की जगह पर क्या होता है बेटा, p होता है, m की जगह पर p होता है, और b की जगह पर होता है e। तो माइनस PE पढ़ा था वहां पर आपने, सेम चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी चुंबक को इसके मध्य बिंदु से किसी चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया जाता है तो इस पर कार्यकारी टार्क मतलब होता है बेटा बल आघूर्ण, बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण जो होगा बेटा वो क्या होगा, जो बल आघूर्ण होगा बेटा वो क्या होगा, वो क्षेत्र से लंबवत होता है, तभी अधिकतम होगा बी। क्योंकि टॉर्क का सूत्र होता है टाउ बराबर होता है बेटा mb साइन थीटा के, mb साइन थीटा। साइन थीटा का अधिकतम मान कब होगा, जब थीटा बराबर 90 अंश होगा, 90 अंश मतलब लंबवत। तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो बेटा इसी के साथ मैं सोच रहा था लेक्चर को खत्म करूं, लेकिन छोटा सा एक मैं दिखा देता हूं आपके पिछले साल में इस चैप्टर से कौन सा प्रश्न आया हुआ था। फटाफट से देख लेते हैं पिछले साल के आए हुए जो प्रश्न है। तो पहला प्रश्न ये आपको देख सकते हैं, पहला प्रश्न ये आप देख सकते हैं, यहां पर ये क्या लिखा है, बायो सावर्ट का नियम लिखिए होना चाहिए, इसके माध्यम से एकांक विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए, जो कि पिछला अध्याय था, लेकिन इस अध्याय से ये वाला प्रश्न है। भूचुंबकीय अवयव कौन कौन से हैं, इनमें आप कौन से इनमें आपस में संबंध स्थापित कीजिए। तो ये एमपी बोर्ड का क्वेश्चन है, शायद एमपी बोर्ड का क्वेश्चन है।
तो ये फटाफट से आप कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं कि हमने जो आज पढ़ा वही चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें लिखा है जोड़ी मिलाओ। जोड़ी मिलाना, स्तंभ ए का स्तंभ बी से जोड़ी मिलाना है। इसमें क्या लिखा है कि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है बेटा? 0 होता है। पढ़ाया जा चुका है पहला अध्याय। दूसरा है नाइक्रोम। नाइक्रोम क्या होता है बेटा? एक प्रतिरोध तार होता है, हीटर वगैरह बनाए जाते हैं। छोटा दंड चुंबक, छोटा दंड चुंबक का क्या होता है? क्या होता है बेटा? चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है, अभी पढ़ा हमने, देखो इसी अध्याय से है। इसके बाद दृश्य प्रकाश किरणों के तरंग दैर्ध्य की कोटि कितनी होती है बेटा? कोटि होती है, ये गलत लिखा है यहां पर, ये ऑर्डर कुछ इसमें मिसप्रिंट है, ठीक है। अल्फा कण जो होता है क्या होता है? अल्फा कण एक तरह का हीलियम नाभिक होता है, ये हम बाद में पढ़ने वाले हैं, ठीक है बेटा। तो ये पेपर इस तरह से पेपर में देख सकते हो कितने आसानी से ये आपका 5 नंबर क्लियर हो गया। 5 नंबर में से 3 नंबर देखो कौन कौन सी चीजें मैं पढ़ा चुका हूं। ये मैं पढ़ा चुका हूं, ए नंबर पढ़ाया जा चुका है, बी नंबर पढ़ाया जा चुका है, सी नंबर पढ़ाया जा चुका, तो 3 आपने पढ़ रखे, मतलब 3 नंबर की पढ़ाई यहां से आपकी यहां पर देख सकते हैं हो गई है, ठीक है, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट देखो यहां पर ये क्वेश्चन क्या है? लोहा होता है। लोहा क्या होता है बेटा? यहां पर लिखा है, तो ये होता है बेटा अनुचुंबकीय पदार्थ। इसको मैं कल बताने वाला हूं, लेकिन मैं जानबूझ के ये प्रश्न लेके आया क्योंकि कल फिर टाइम नहीं मिलेगा। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो यहां पर लिखा है कि यदि डेल, डेल क्या है? ये डेविएशन होता है, कितना चेंज हुआ, जिसको हम नति वगैरह कोण में हम देख रहे थे ना, विचलन जिसको बोलते हैं, या इसको यहां पर नमन कोण, अच्छा इसको नमन कोण के यहां पर डेल से निरूपित किया है, ठीक है। यहां पर बोल रहा था किसी जगह नमन कोण का मान डेल है, डेल्टा से निरूपित किया है। तो tan थीटा का मान क्या होता है बेटा? tan थीटा का मान क्या होता है? tan थीटा का मान आपने बताया, आपको बताया था, tan थीटा बराबर होता है v बटा एच के। v बटा एच मतलब यहां पर देखो bv bh लिखा है, तो क्या हो जाएगा? bv बटा bh। bv बटा bh कहां लिखा बेटा? ए नंबर क्वेश्चन, ए नंबर सही है इसका, ठीक है, इसका ए नंबर करेक्ट होगा, bv डिवाइड बाय bh इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखो तो नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर, विषुवत रेखा मतलब चुंबकीय निरक्ष मतलब पूर्व की दिशा में या पश्चिम की दिशा में जाने पर, ठीक है, क्या होगा? क्या होगा? चुंबक नमन कोण का मान क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा? ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग होमवर्क के लिए ले जाओ और करके आना, मुझे बताना कि कैसे, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, प्रतिचुंबकीय पदार्थ के 2 गुण लिखो। कल होगा ये, कल पढ़ेंगे हम इसके बारे में, कल का टॉपिक है। इसके बाद पृथ्वी के चुंबकीय तत्वों से आप क्या समझते हो, ये आपका होमवर्क है, इसको लिख लेना। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, निरक्षीय स्थिति में किसी क्षण चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त करें। 5 नंबर का बिहार बोर्ड का क्वेश्चन, पिछले साल का, ठीक है, 5 नंबर के लिए आया था, छोटा सा चीज 5 नंबर के लिए, फटाफट से कर लेना, ठीक है। तो इसको करके आना और हो गया बस, बाकी सारी 3 नंबर के लिए है शायद, 3 नंबर के लिए, 5 नंबर नहीं, 3 नंबर के लिए था। तो फटाफट से इसको कर लेना, ये होमवर्क है आपके, ठीक है, ये होमवर्क के तरह इसको ले जाओ और करके आना, 1 2 3, ठीक है, कल के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही बेटा, और आज की क्लास को अलविदा कहेंगे इसी के साथ, और मिलेंगे फिर अगले क्लास में कल शाम को। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, गुड बाय, बाय बाय, मस्त रहो, खुशी रहो।